नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएसआई का जो परीक्षा आप लोगों का हुआ है 14 मार्च को, 14 मार्च 2026 सेकंड शिफ्ट यानी कि द्वितीय पाली में। तो द्वितीय पाली में जो परीक्षा हुआ था उसके जो सभी 160 प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी 160 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में लाइव हल करेंगे, विस्तृत व्याख्यात्मक तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक क्वेश्चन को हल करते हुए, सॉल्व करते हुए, समझते हुए चलेंगे दोस्तों। तो ये पूरा वीडियो आपका व्याख्यात्मक तरीके से सॉल्यूशन वीडियो है, ना कि केवल आंसर की। और अभी आपका यूपीएसआई का जो है ऑफिशियल आंसर की आने में टाइम है। आंसर की हो सकता है कि मार्च के इसी महीने में, मार्च में 3rd या 4th वीक में आ जाए। ये तीसरा सप्ताह तो चल ही रहा है, हो सकता है तीसरे सप्ताह या चौथे सप्ताह तक आपका, मतलब मे बी मार्च के अंत तक आपका आंसर की आ जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा एक्सप्लेनेशन सोल्यूशन वीडियो को हम लोग हल करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने जो है वो 14 मार्च का यूपीएसआई का फर्स्ट शिफ्ट का प्रथम पाली का पूरा पेपर सॉल्व करके ऑलरेडी मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड कर रखा हूँ, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ 15 मार्च का भी प्रथम पाली में फर्स्ट शिफ्ट का वो भी पूरा 160 क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने अपलोड कर दिया है। तो 14 मार्च का सेकंड शिफ्ट का और फिर 15 मार्च का सेकंड शिफ्ट का, ये दोनों पेपर बचा हुआ था जिसको मैंने सॉल्व नहीं किया था। तो आज उसी के क्रम में मैं 14 मार्च का सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, पूरे 160 क्वेश्चन को। और इसके बाद जो अगला वीडियो बनाऊंगा वो पूरा 15 मार्च का सेकंड शिफ्ट का पूरा वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जिन लोगों ने भी परीक्षा दिया है 14 मार्च को सेकंड शिफ्ट में द्वितीय पाली में, उन लोगों के लिए वीडियो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। अपना अपना आंसर की मिलाइए और साथ ही साथ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझते हुए भी चलिए। सेक्शन 1 में आपका सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी में आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को सलाका सम्मान से सम्मानित किया गया है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन नंबर सी भी सही हो सकता है और ऑप्शन नंबर डी भी सही हो सकता है। तो इसमें हो सकता है या तो ये क्वेश्चन निरस्त होगा या फिर 1 नंबर कॉमन अंक के रूप में सभी को दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा समझिए। देखिए, सलाका सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। डॉक्टर रामदरस मिश्र और श्रीलाल शुक्ल दोनों ही इस सम्मान से पुरस्कृत हो चुके हैं। अब बोर्ड अंतिम उत्तर कुंजी में इसके लिए दोनों को सही मान सकता है या फिर प्रश्न को ही निरस्त करेगा। तो यहाँ जिन्होंने भी सी लगाया है उनका भी सही है और जिन्होंने डी लगाया है उनका भी सही है। अब बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है, बोर्ड क्या डिसाइड करता है। सेकंड क्वेश्चन है कि थोड़ा ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करिए। तो इसके लिए एक शब्द सभी को मालूम है, क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ। यानी कि अल्प का अर्थ है थोड़ा और ज्ञ का अर्थ है जानने वाला, यानी कि जो बहुत कम जानकारी रखता हो। आगे तीसरा, पिताजी ने मुझे 5 रुपए दिए, इस वाक्य का वाच्य क्या है। तो ये है आपका कर्तृवाच्य। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस वाक्य में क्रिया यानी कि दिए, कर्ता यानी कि पिताजी के अनुसार आई है। तो जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तो वहां कर्तृवाच्य होता है। चौथा प्रश्न है कि जिसके पास धन न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसके पास धन न हो सभी को मालूम है क्या हो जाएगा, वो निर्धन हो जाएगा, यानी बिना धन के। पांचवा प्रश्न है कि पक्षी शब्द का तद्भव रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो पक्षी का तद्भव रूप होता है आपका पंछी। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 6 नंबर पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ढाई घर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो यहाँ हो जाएगा आपका गिरिराज किशोर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ढाई घर गिरिराज किशोर के द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास है और इस कृति के लिए उन्हें 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, गिरिराज किशोर को। आगे अन्यत्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। अन्यत्र का तद्भव रूप होता है आपका अनत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि अन्यत्र मतलब क्या होता है, दूसरी जगह। तो यह एक तत्सम शब्द है जिसका आपका एक तरीके से देशज या तद्भव रूप होता है अनत। अगला 8वां क्वेश्चन के नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो शुद्ध वाक्य जो है आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, केवल महिलाओं के लिए आरक्षित। क्योंकि मात्र और केवल दोनों का अर्थ एक ही होता है। एक ही वाक्य में दोनों का एक साथ प्रयोग जो है वो क्या होता है, दोषपूर्ण होता है। इसलिए विकल्प डी जो है वो व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो स्त्रीलिंग नहीं होगा आपका मोती।
क्यों नहीं होगा मोती? क्योंकि मोती जो है वो अपवाद स्वरूप पुल्लिंग शब्द होता है, जैसे कि मोती चमकता है, वाक्य में अगर प्रयोग करेंगे तो मोती चमकता है। बाकी रोटी, पोथी और टोपी ये तीनों के तीनों आपके क्या है? स्त्रीलिंग है। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य होगा आपका कल एक लड़का, ऑप्शन नंबर सी, कल एक लड़का और लड़की यहाँ पर बैठे थे। क्यों सही होगा, शुद्ध होगा? क्योंकि जब वाक्य में कर्ता यानी कि भिन्न भिन्न लिंग लड़का और लड़की के हों और से जुड़े हों तो क्रिया बहुवचन और पुल्लिंग में आती है। तो बैठे थे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपका, गिद्ध जांघ को खोदी खोदी कै मांस उपारत, स्वान अंगूरीन काटी काटी के खात बिदारत, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ जो है रस होगा आपका विभत्स रस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इन पंक्तियों में मांस नोचने और खाने का घृणित वर्णन है, जिसे जुगुप्सा यानी कि घृणा का स्थायी भाव उत्पन्न होता है, जो विभत्स रस की अस्थायी पहचान है। 12वां प्रश्न है कि अखिल घर के आंगन में खेलता है, इस वाक्य में क्रिया चुनिए। तो क्रिया है आपका क्या? खेलता है, वही क्रिया होगा, क्योंकि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। तो यहाँ खेलना क्या है? एक कार्य है। आगे 13वां क्वेश्चन, 13वां प्रश्न पूछा गया है कि घूसखोर, जादूगर एवं रसोईया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन करिए। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खोर, गर और ईया। इसमें आपका घूसखोर में खोर, जादू में गर और रसोई में ईया। आगे 14वां प्रश्न है, मैं जितना खाता हूं उतना मोटा होता हूं, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो अव्यय है आपका ऑप्शन नंबर बी, परिमाणवाचक अव्यय, क्योंकि यहाँ जितना और उतना मात्रा या परिमाण का बोध करा रहा है। आगे 15वां प्रश्न है कि लंबा शब्द में कौन सा विशेषण होगा? तो लंबा में होता है आपका गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि लंबा किसी व्यक्ति या वस्तु के आकार और गुण को दर्शाता है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण में आएगा। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो जो सही युग्म नहीं होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कुछ न करे यानी कृतघ्न। जैसे कि कृतघ्न वह होता है जो किए गए उपकार को माने ही न, यानी कि मानता ही नहीं हो। जो कुछ न करे उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मण्य। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी, जो कुछ न करे वो क्या हो जाएगा? कृतघ्न। तो यानी कि यही आपका जो है यहाँ पे युग्म सही नहीं है। 17वां प्रश्न है कि अभी तुम रुक जाओ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर आपका बी, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्यों सही होगा? क्योंकि अभी जो शब्द है यह समय यानी कि काल का बोध करा रहा है, तो कालवाचक क्रिया है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव जो शब्द है वो है आपका सूरज, ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि सूरज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप सूर्य होता है। बाकी विद्यालय, मित्र और भाषा एक सब क्या है? ऑलरेडी तत्सम शब्द है। 19वां प्रश्न है कि जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ पे रोला छंद है। क्या है? रोला छंद होगा, क्योंकि रोला एक मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? 20वां प्रश्न कह रहा है कि संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका किसी से अलग होना, डरना, उत्पन्न होना आदि पता चले, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अपादान कारक, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अलगाव, भय या उत्पत्ति के संदर्भ में सदैव अपादान कारक यानी विभक्ति उसका क्या होता है? से। तो से जहां लगा है वो क्या हो जाएगा? आपका अपादान कारक हो जाएगा। आगे 21वां प्रश्न है कि सांप को दूध पिलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है दुष्ट की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दुष्ट व्यक्ति के साथ भलाई करना जो अंततः पलट कर नुकसान ही पहुंचाएगा,
वही उसी को बोलते हैं सांप को दूध पिलाना। 22 कह रहा है कि मुदि महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इन वाक्य पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो अलंकार हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ म और स वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो जो अनुप्रास अलंकार का एक स्पष्ट उदाहरण है। 23वां प्रश्न है कि लोग भूल गए हैं नामक काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं रघुवीर सहाय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह रघुवीर सहाय का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, जिसके लिए उन्हें 1984 में, कब? 1984 में इनको साहित्य अकादमी मिला था। 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे 24वां प्रश्न है कि कम खाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो कम खाने वाले के लिए होता है अल्पाहारी। ऑप्शन नंबर आपका डी। अल्प माने कम और आहार माने भोजन करने वाला, तो अल्पाहारी कम भोजन करने वाला। 25वां, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इन जो हुआ है वो रंगीन में हुआ है। किसमें? रंगीन में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। रंग धन इन बराबर रंगीन। बाकी आपका पुजारिन, नागिन और मालकिन, इसमें किसका हुआ है? इन प्रत्यय है, इन नहीं। ये इनमें, इनमें और इनमें, इनमें ये वाला प्रत्यय है, इसमें ये वाला है, बड़ी छोटी। आगे 26वां प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा इसमें? वह पौधों को सींचती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे 27वां प्रश्न है कि आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, अर्थ की बोधक सही लोकोक्ति क्या होगी? इसकी सही लोकोक्ति हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर डी, आवश्यक कार्य को छोड़कर अनावश्यक कार्य में उलझ जाना। आगे 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो सर्वनाम शब्द है आपका वह। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि यह, वह, तुम, मैं, ये सब क्या है? सर्वनाम है। 29वां प्रश्न है कि सन 2012 में किस साहित्यकार को उनके काव्य संग्रह पत्थर फेंक रहा हूं इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था चंद्रकांत देवताले। ऑप्शन नंबर ए चंद्रकांत देवताले, क्योंकि हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि चंद्रकांत देवताले को इस काव्य संग्रह के लिए 2012 में यह सम्मान दिया गया था। 30वां प्रश्न है जिस छंद में भाषा, भाव, रस और लय का महत्व होता है वह कौन सा छंद कहलाता है? तो वह छंद कहलाता है आपका मुक्तक छंद। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मुक्तक छंद, क्योंकि मुक्तक छंद में वर्णों या मात्राओं की कोई निश्चित बाध्यता नहीं होती है, इसमें केवल भाव, लय और गति का प्रवाह मुख्य होता है। 31वां प्रश्न है कोपल शब्द का पर्यायवाची, कोपल का पर्यायवाची होता है आपका किसल। ऑप्शन नंबर ए। कोपल का अर्थ है पेड़ की नई कोमल पत्ती और इसका सही पर्यायवाची होता है किसलय। किसलय, तो विकल्प में वर्तनी दोष के कारण किसल लिखा गया है, तो किसल ही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है कि चस्का लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो चस्का लगने का मतलब होता है आदत पड़ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 33वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका डी, क्योंकि हिंदी व्याकरण में मेरे को या तेरे को जैसे शब्दों का प्रयोग जो है वो अशुद्ध माना जाता है। आगे 34वां है कि तट शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तट का पर्यायवाची होता है किनारा। ऑप्शन नंबर बी किनारा आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 35वां प्रश्न है कि मरने की फुर्सत न हो मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मतलब है कि अत्यधिक व्यस्त होना। अत्यधिक व्यस्त होना, जब किसी के पास काम के कारण बिल्कुल भी खाली समय ना हो तो वो क्या हो जाएगा? मुहावरा हो जाएगा, मरने की फुर्सत ना हो। आगे 36 से 40 तक का जो प्रश्न है वो इस गद्यांश से है। गद्यांश कह रहा था कि अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है। फौज में प्रतिदिन कवायद, कसरत, क्रूरतापूर्ण शिकार इत्यादि कराए जाते हैं। अहिंसात्मक अभ्यास इससे बिल्कुल भिन्न है। उसका साधन यदि एक शब्द में कहना चाहें तो बस संयम है।
यहाँ संयम व्यापक अर्थ में उन तमाम नियमों के लिए व्यवहृत किया गया है जिनका उल्लेख हिंदुओं के साथ दूसरे धर्मों के धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। ये साधारण सदाचार के नियम सख्ती से पालन करके सीखे जाते हैं। इन सब नियमों का झुकाव अहिंसा और सत्य की ओर ही होता है। गांधी जी ने बार बार लिखा है कि ईश्वर पर विश्वास इसका एक बहुत बड़ा सहायक है। यदि इस अहिंसात्मक प्रवृत्ति को जागृत और पुष्ट करने में समय लगाया जाए, बचपन से ही अभ्यास कराया जाए और इस पर पूरा ध्यान दिया जाए, तो निर्भयता इत्यादि जो इसके मुख्य बाह्य रूप में देखने में आते हैं अवश्य ही प्राप्त किया सकते हैं। यह कहना कि यह मनुष्य के लिए संभव नहीं, बेबुनियाद बात है। तो यहाँ अब इस गद्यांश के ऊपर 36 नंबर प्रश्न पूछा गया कि निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास, क्योंकि गद्यांश में स्पष्ट लिखा है कि यदि इस अहिंसात्मक प्रवृत्ति को, यहाँ पे देखिए, यदि इस अहिंसात्मक प्रवृत्ति को जागृत और पुष्ट करने में समय लगाया जाए तो बचपन से अभ्यास कराया जाना चाहिए। आगे 37वां प्रश्न है कि आपका उपयुक्त गद्यांश में फौज की गतिविधि का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि, तो क्यों किया गया है? क्योंकि ऑप्शन नंबर बी अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिदिन की जा सके, क्योंकि गद्यांश की शुरुआत में ही फौज की क्रूरतापूर्ण कसरत का जिक्र करके उसे अहिंसात्मक अभ्यास से बिल्कुल भिन्न बताया गया है। 38वां प्रश्न है कि धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक बल दिया गया है, तो किस पे दिया गया है सर्वाधिक बल? संयम पर बल दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी, क्योंकि गद्यांश में लिखा है कि संयम व्यापक अर्थ में उन तमाम नियमों के लिए व्यवहृत किया गया है जिसका उल्लेख हिंदुओं के साथ, हिंदुओं के तथा दूसरे धर्मों के धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। आगे 39वां प्रश्न है कि अहिंसात्मक अभ्यास का मुख्य साधन क्या है? तो संयम है, इसका संयम है, क्योंकि गद्यांश की पंक्ति में उसका साधन यदि एक शब्द में कहना चाहे तो बस संयम है, इस बात को प्रमाणित करती है। 40वां प्रश्न है कि व्यवहृत शब्द का पर्याय क्या है? व्यवहृत का शब्द का पर्यायवाची होता है आपका एक तरीके से आचरित, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि व्यवहृत का अर्थ है जिसे व्यवहार या आचरण में लाया गया हो। ठीक है, तो यहां तक आपका पहला सेक्शन कंप्लीट होता है हिंदी का। अब बढ़ेंगे आगे सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 मूल विधि संविधान ज्ञान, बेसिक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन जनरल नॉलेज। 41वां प्रश्न है कि यूपीआई भुगतान प्रणाली किस भारतीय संगठन के द्वारा विकसित की गई थी? तो ये किया गया था आपका किसके द्वारा? एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। 42वां प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य का प्रावधान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 47, ऑप्शन नंबर आपका डी, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 47 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह लोगों के पोषण स्तर, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार कर सके। 43वां प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संरक्षित प्रजातियों को वर्गीकृत करने के लिए नहीं है? भाइयों, नहीं दिया गया है। तो 43 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुसूची 7, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में मूल रूप से 6 अनुसूचियां थी जिन्हें 2022 के संशोधन के बाद घटा दिया गया, और अनुसूची 7 भारतीय संविधान का हिस्सा है जिसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची है, न कि इस अधिनियम का। आगे 44वां प्रश्न पूछा गया है कि दंड विधि आपराधिक विधि में सबूत का भार का क्या महत्व है? तो सबूत के भार का महत्व होता है आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यह किसी के दावे बयानों को उचित संदेह से परे साबित करने का दायित्व है। देखिए, क्रिमिनल लॉ में सबूत का भार हमेशा अभियोजन पक्ष यानी कि प्रोसिक्यूशन पर होता है। इसका अर्थ है कि उन्हें यह साबित करना होता है कि आरोपी ने अपराध किया है, वह भी बिना किसी उचित संदेह यानी कि बियॉन्ड ए रीजनेबल डाउट के। आगे 45वां प्रश्न है कि किस स्थिति में एक मंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए अयोग्य होता है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, यदि वह राज्य विधान परिषद का सदस्य है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल संसद के निर्वाचित सदस्य यानी कि एमपी और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एमएलए शामिल होते हैं। विधान परिषद एमएलसी के सदस्य वोट नहीं दे सकते हैं इसमें। आगे 46वां प्रश्न पूछा गया है, विंडोज, मैक ओएस और लाइनक्स किसके उदाहरण हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। ये सभी कंप्यूटर को चलाने वाला एक मूलभूत सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। 47वां प्रश्न, 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरल का है, केरल का। ऐतिहासिक और नवीनतम जनसांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार भारत में केरल राज्य का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से अधिक रहता है। 48वां प्रश्न कि माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया में है। कहाँ पे है? तंजानिया में। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है और यह पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया में स्थित है। आगे 49वां प्रश्न है कि बैंकिंग में CRR का क्या अर्थ है? तो CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। यह बैंकों की कुल जमा राशि का वह हिस्सा होता है जो उन्हें रिजर्व बैंक RBI के पास नगद रूप में सुरक्षित रखना अनिवार्य होता है, कैश रिजर्व रेशियो। 50वां प्रश्न है कि मेघला दर्रे पर सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया गया था? तो ये किया गया था आपका प्रोजेक्ट हिमांक। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO का प्रोजेक्ट हिमांक लद्दाख क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए चला जाता है। 51 करला कि एलर्जन क्या है? एलर्जन जो है वो एक पदार्थ जो एलर्जी की प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है, यानी कि वे बाहरी तत्व जैसे धूल, परागकण आदि जो शरीर में की प्रतिरक्षा प्रणाली में असामान्य प्रक्रिया यानी कि एलर्जी पैदा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एलर्जन कहलाते हैं। आगे 52 नंबर पे अगला प्रश्न है कि कौन सा संविधान अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी अनुरूप में इसके आचरण पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता का अंत करता है और इसे दंडनीय अपराध बनाता है। आगे 53 नंबर पर अगला प्रश्न है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव आकलन, सामाजिक समाघात निर्धारण SIA करने के लिए कौन सा प्राधिकरण उत्तरदायी है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य द्वारा नामांकित स्वतंत्र विशेषज्ञ। क्योंकि इस कानून के तहत सरकार को भूमि अधिग्रहण से पहले SIA यानी कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना होता है, जो आमतौर पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त स्वतंत्र विशेषज्ञों या एजेंसियों के द्वारा किया जाता है। 54 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रीट यानी कि याचिका एक न्यायालय के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकने के लिए किसी निचली अदालत या किसी अन्य प्राधिकरण को आदेश देने के लिए जारी की जाती है? तो यहाँ पर 54 नंबर के प्रश्न में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोहिबिशन यानी कि निषेधाज्ञा। क्योंकि जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सुनवाई करती है तो ऊपरी अदालत उसे रोकने के लिए प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध निषेधता रीट जारी करती है। नेक्स्ट आगे 55। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 55 55 नंबर प्रश्न पूछा गया कि नेटवर्किंग सिस्टम में IPv6 एड्रेस को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली बिट की लंबाई क्या होती है? तो इसकी लंबाई होती है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 128 बीट्स। क्योंकि IPv4 होता है और एक IPv6 होता है। तो IPv4 में जो होता है 32 बीट, जबकि नवीनतम IPv6 एड्रेस में 128 बीट होता है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 56 RTI अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति लोक सूचना अधिकारी PIO के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धारा 19। ऑप्शन नंबर ए, धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के तहत प्रथम और द्वितीय अपील करने का प्रावधान दिया गया है। आगे 57 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह विच्छेदक
तलाक के लिए आधारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 साल की अवधि के लिए अभिव्यक्ति यानी कि त्याग विवाह विच्छेद का एक मान्य आधार है। मतलब कि यदि कोई पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण के दूसरे को लगातार 2 साल तक छोड़ देता है तो यह तलाक का एक वैध आधार बन जाता है। आगे 58 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत कृषि में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो सम्मिलित होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, बागवानी, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन। क्योंकि राजस्व संहिता में कृषि की परिभाषा बहुत व्यापक है, जिसमें फसल उगाने के साथ साथ बागवानी, पशुपालन और मुर्गी पालन जैसी संबद्ध गतिविधियां भी शामिल हैं। आगे 59वां प्रश्न है कि जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत क्या समझाता है? तो जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत समझाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, समाज के विकास के साथ जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन। यह सिद्धांत बताता है कि जैसे जैसे कोई समाज ग्रामीण और अशिक्षित व्यवस्था से शहरी और औद्योगिक व्यवस्था में विकसित होता है, वहां जन्म दर और मृत्यु दर में कैसे बदलाव आते हैं। आगे 60 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा गृह संपत्ति से आय में कटौती पर कर लाभ प्रदान करती है? तो ये करता है आपका धारा 24, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट इनकम टैक्स एक्ट की धारा 24 बी के तहत क्लेम की जाती है। 61 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि यदि राष्ट्रपति के द्वारा सहमति के लिए भेजा गया विधेयक वापस किया जाता है तो संसद फिर से विधेयक को उसी प्रारूप में पारित करती है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं विधेयक को अपनी स्वीकृति देते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 111 के अनुसार यदि संसद पुनर्विचार के बाद विधेयक को दोबारा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर वीटो नहीं लगा सकते हैं, उन्हें मंजूरी देनी ही होती है। नेक्स्ट आगे 62 नंबर पर अगला प्रश्न है कि आयकर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी आय कर मुक्त है? तो कर मुक्त है आपका कृषि आय। भारत में धारा 10(1) के तहत कृषि से होने वाली आय पूरी तरीके से टैक्स मुक्त है, आयकर से मुक्त है। 63 में अगला प्रश्न है कि किस प्रकार का आपातकाल राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के कारण घोषित किया जा सकता है? तो ये होता है आपका राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि भारत में अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन स्टेट इमरजेंसी लगाया जाता है। 64 में प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान करती है? तो यह करता है धारा 66F, ऑप्शन नंबर सी। आईटी एक्ट की धारा 66F साइबर आतंकवाद को परिभाषित करती है और इसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। आगे 65 में अगला प्रश्न है कि विधायी शक्ति के संदर्भ में अवशिष्ट शक्ति का क्या अर्थ है? तो अवशिष्ट शक्ति का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए, शक्तियां जो किसी भी सूची में नहीं है और इस प्रकार संसद के पास होती हैं। क्योंकि अनुच्छेद 248 के अनुसार जो विषय संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में नहीं आते हैं उन पर कानून बनाने का अवशिष्ट अधिकार केवल केंद्र यानी कि संसद के पास होता है। 66 में प्रश्न है कि राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य के मुख्यमंत्री जो उत्तरदायी होते हैं वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 67। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 67 है पेशेवर नेटवर्किंग और B2B संचार के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे प्रसिद्ध है? तो सबसे प्रसिद्ध इसमें हो जाएगा आपका लिंक्डइन, ऑप्शन नंबर आपका डी। क्योंकि लिंक्डइन का उपयोग दुनिया भर में पेशेवरों द्वारा नौकरी, नेटवर्किंग और बिजनेस संचार के लिए किया जाता है।
68 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में साइनोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर का उपयोग अभी भी लोकप्रिय है? तो अभी भी लोकप्रिय है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए। साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल का उपयोग चावल यानी धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किया जाता है, जो दक्षिण भारत विशेष करके तमिलनाडु में काफी लोकप्रिय है। आगे 69 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में पर्यावरणीय आपदाओं के पीड़ितों को मुआवजा देने से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर सी, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991। यह अधिनियम भोपाल गैस कांड जैसी घटनाओं के बाद लाया गया था, ताकि खतरनाक पदार्थों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के पीड़ितों को तुरंत राहत मिल सके। 70 कह रहा है कि भारत में नया राज्य बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को अधिकार प्राप्त है कि वह कानून बनाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है या मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। आगे 71 71 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 71 कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए बाध्य करता है? तो ये बाध्य करता है अनुच्छेद 48 को, ऑप्शन नंबर सी। नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 48 ए में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। 72 कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका डी। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। 73 कह रहा है कि भारत के पहले ह्यूमनाइड रोबोट का नाम क्या है, जिसे अंतरिक्ष में लॉन्च करने की योजना बनाई गई है? तो इसका नाम रखा गया है व्योम मित्रा, ऑप्शन नंबर आपका डी। इसरो के गगनयान मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले हाफ ह्यूमनाइड महिला रोबोट का नाम व्योम मित्रा रखा गया है। 74 कह रहा है कि कौन सा वेबसाइट प्रीफिक्स सुरक्षित कनेक्शन को इंगित करता है? तो ये करता है आपका ऑप्शन नंबर डी, https:// आगे 75 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारत का कौन सा क्षेत्र पश्मीना ऊन की सालों के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ 75 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कश्मीर। क्योंकि पश्मीना विश्व की सबसे बेहतरीन और महंगी ऊन में से एक है, जो कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र की पश्मीना बकरियों की छाल से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका कश्मीर करेक्ट हो जाएगा। और 74 में जो है ऑप्शन नंबर आपका डी, https:// होगा। इसमें जो एस का अर्थ होता है, ये वाला जो एस है ना, एस, इसका अर्थ है सिक्योर, तो यह डेटा को एनक्रिप्ट करता है। आगे 76 नंबर पर अगला प्रश्न है 76 के निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिच्छू बूटी के डंक से होने वाली जलन के लिए उत्तरदायी है? तो ये होता है आपका मैथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर आपका डी, जिसको फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। बिच्छू बूटी, नेटल और चींटी के डंक में मेथेनोइक एसिड होता है, जो त्वचा में जलन पैदा करता है। 77 कह रहा है कि स्टार्टअप इंडिया पहल कब शुरू की गई थी? तो स्टार्टअप इंडिया 2016 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार ने देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 16 जनवरी 2016 को इस पहल की शुरुआत की थी सबसे पहले। 78 कह रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि उस राज्य का शासन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका राज्य के राज्यपाल के द्वारा। क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू होता है, तो चुनी हुई राज्य सरकार भंग कर दी जाती है और राष्ट्रपति की ओर से राज्य का शासन राज्यपाल यानी कि गवर्नर चलाते हैं। आगे 79 भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है? तो प्रस्तावना का जो महत्व है वो है आपका, यह उन आदर्शों और सिद्धांतों का उल्लेख करती है जिन्हें संविधान प्राप्त करना चाहता है। अर्थात प्रस्तावना प्रियम्बल संविधान का दर्शन और सार है, जो यह स्पष्ट करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। आगे 80 नंबर पर अगला प्रश्न है
कि भारतीय संविधान में उल्लिखित व्यक्ति के अधिकारों और राज्य के प्राधिकार के संतुलन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। संविधान एक संतुलन बनाता है जहां बड़े सार्वजनिक हित के लिए व्यक्ति के अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अर्थात मतलब कि संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, लेकिन ये निरंकुश नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित में राज्य इन पर युक्तिमुक्त निर्बंधन यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है। आगे अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे। आगे सेक्शन नंबर 3 तीसरा जो पार्ट होगा आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा न्यूमेरिकल एंड एबिलिटी टेस्ट। 81 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सटीक है? यदि माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ गुणा है तथा गुणे का अर्थ धन है तो यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। 70 - 2 + 4 / 5 = 21, क्योंकि इसमें जो है प्रश्न के अनुसार चिन्हों को बदलने की जगह पे जो हम किस तरीके से बदलेंगे तो 70 का जब भाग ये इसमें पूरा का पूरा जो नियम लगेगा ना वो बोर्डमास का नियम लगेगा। बोर्डमास का नियम आपने पढ़ा होगा। इसके अनुसार सबसे पहले हम क्या करेंगे 35 - 20 + 6 = 15 + 6 = 21 आपका आ जाएगा। आगे 82 कह रहा था कि एक रेलगाड़ी एक खंबे को 25 सेकंड में और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। इसकी लंबाई क्या होगी? तो इसकी लंबाई होगी आपका 187.5 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, क्योंकि चाल बराबर क्या है? चाल बराबर दिया है आपका, चाल बराबर हो जाएगा L/25 बराबर L - 150 बटे में हो जाएगा आपका 45। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 45 L बराबर 25 L प्लस 3750 बराबर में आपका आ जाएगा 20 L बराबर 3750। तो L बराबर आपका आ जाएगा 187.5 मीटर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 83 करता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक LCM 35 और 84 है, उनका महत्तम समापवर्तक HCF 8 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो गुणनफल होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 28,672, क्योंकि गुणनफल जो है आपका हो जाएगा 3584 × 8 बराबर 28,672। आगे 84 क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि आर्य 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह फिर से पश्चिम की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में होगा? तो 84 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में सही होगा। देखिए इन्होंने डायग्राम बना के पूरा किया भी है। देखिए आर्य पहले 6 किलोमीटर पश्चिम गया, ठीक है, फिर उसके बाद से 8 किलोमीटर मुड़ जाता है आपका दक्षिण, फिर 7 किलोमीटर पश्चिम गया। अब वो अपने शुरुआती बिंदु से नीचे यानी कि दक्षिण और बाईं ओर यानी कि पश्चिम अर्थात दक्षिण पश्चिम भाग में होगा। देखिए इन्होंने जैसे पूरा डायग्राम बनाया है 6 फिर 8 फिर, ठीक है। आगे 85 कह रहा है कि एक महिला अपने घर से निकलकर 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है, फिर वो बाएं मुड़ती है और 12 किलोमीटर चलती है, उसके बाद वो एक बार फिर बाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो वो 12 किलोमीटर की दूरी पर होगी। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा ये जो पेपर है जिस भी विद्यार्थी का, उन्होंने अच्छा खासा क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है, बहुत बढ़िया। जिनका भी पेपर है तो यहाँ पे 12 किलोमीटर आएगा, क्योंकि देखिए महिला 6 किलोमीटर पूर्व गई, फिर बाएं यानी कि उत्तर मुड़कर 12 किलोमीटर गई, फिर बाएं पश्चिम मुड़कर 6 किलोमीटर गई। अब वो शुरुआती बिंदु के ठीक 12 किलोमीटर उत्तर में खड़ी होगी। जब इसको देखिए ये पूरा डायग्राम इन्होंने बनाया है, हल करेंगे तो 86 करें कि एक छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंक 72, 68, 75, 80 और 65 है। औसत अंक क्या होगा? तो इसका औसत अंक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी औसत अंक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 72। क्यों? क्योंकि कुल अंक जो है 72 + 68 + 75 + 80 सबको जोड़ देंगे और उसको 360 से भाग दे देंगे। देखिए क्या जो इन्होंने किया है, आप इस 360 भागे 5 कर देंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 है, तो पांचों को जोड़ करके 360 में 5 से भाग देंगे तो आपका 72 आएगा और यही आपका 72 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 87 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रैनी बेन्योर शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है?
तो जो नहीं बनेगा ना वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यही बनेगा ऑप्शन नंबर नहीं बनेगा, क्योंकि दिए गए शब्द में यानी कि इसमें इस शब्द में यम अक्षर कहीं भी नहीं है और इसलिए अंबर नहीं बनाया सकता है, अंबर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 88 कह रहा था कि यदि 15 का स्क्वायर 225 है तो अंडर रूट 22.5 प्लस अंडर रूट 2.25 प्लस 25 का सन्निकट मान क्या होगा। तो यहाँ पे जो है 88 नंबर के प्रश्न में जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी से होगा 31। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225 है और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है फार्मूला, तो इसमें जो है आपका हल करेंगे तो हो जाएगा आपका अंडर रूट 225 बराबर 15, क्योंकि ये 15 दिया हुआ है। अब यहाँ पे अंडर रूट 22.5 ये लगभग बराबर होता है आपका, लगभग ये बराबर होगा 4.74 के। चूंकि 4 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। तो अब यहाँ पे अंडर रूट 2.25 बराबर हो जाएगा आपका 1.5 के। तो अब इसका जब योग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.74 प्लस 1.5 प्लस 25 बराबर 31.24, यानी कि लगभग 31। यही आपका ऑप्शन नंबर डी 31 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 89। नेक्स्ट आगे अगला 89 कह रहा है कि 1789 में वो सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए जिसे परिणामी योगफल 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ 89 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 9। कैसे? क्योंकि यहाँ 1789 को 29 से भाग दिया जाएगा। अगर 1789 को 29 से जब हम भाग देंगे तो ये आपका इसमें 29 गुणे 61 बराबर ये हो जाएगा आपका 1769। तो इसमें जो है आपका शेष बचेगा 20। तो पूर्णतः विभाजित होने के लिए 29 माइनस 20 बराबर ये हो जाएगा आपका 9। यही आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 90 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करके निर्धारित कीजिए कि दी गई प्रतीक परिभाषाओं के आधार पर कौन सा निष्कर्ष प्रतीक और उनके अर्थ को सही कर रहा है। तो यहाँ 90 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बी केवल निष्कर्ष ए का अनुसरण करता है, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है असमानता इनइक्वलिटी, वहां पे केवल निष्कर्षण एक जो है वही आपका अनुसरण कर रहा है। आगे 91 कह रहा है कि यदि a संबंध b बराबर 6 संबंध 8 है तो a क्यूब संबंध b क्यूब का अनुपात क्या होगा। तो 91 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 27 संबंध 64। क्यों? क्योंकि a संबंध b बराबर 6 संबंध 8 है, तो इसको हम 6 संबंध 8 को हम लिख सकते हैं 3 संबंध 4। तो इनके घनों का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 का क्यूब संबंध 4 का क्यूब बराबर 27 संबंध 64। ऑप्शन में आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 92 कह रहा है कि 0.81 का स्क्वायर प्लस 0.49 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर का योगफल क्या होगा। तो इसका जो योगफल है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.8862। अब इसमें इसको कैसे हल करेंगे देखिए, 0.81 का स्क्वायर बराबर 0.6561, 0.49 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0.2401 और फिर 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01। अब इनका जब सबका योग हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.6561
प्लस 0.2401 प्लस हो जाएगा आपका 0.01 बराबर ही हो जाएगा 0.8962 माइनस 0.01 बराबर ही आ जाएगा 0.8862। यही आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 93 कह रहा है कि पी 10 महीने के लिए 60,000, क्यू 8 महीने के लिए 45,000 और आर 6 महीने के लिए 75,000 एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। पी क्यू आर के बीच लाभ को क्रमशः किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 20:12:15। क्यों? क्योंकि पी बराबर कितना है, देखिए पी बराबर है आपका 60,000, इसका गुणे हम निकाल देंगे 10% बराबर ये हो जाएगा आपका, गुणे निकाल देंगे तो 60,000 गुणे ये हो जाएगा आपका 6 लाख। फिर Q बराबर हो जाएगा आपका 45,000 गुणे 8 महीना बराबर ये हो जाएगा आपका 3,60,000। फिर उसके बाद से R बराबर हो जाएगा आपका 75,000 गुणे 6 महीना बराबर ये हो जाएगा आपका 45, 4,50,000। अब अनुपात जो है उसका निकल जाएगा इस हिसाब से आपका 60 संबंध, अनुपात जो है इसका हो जाएगा आपका 60 संबंध 36 संबंध 45, बस 60 36 45। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 संबंध 12 संबंध 15, यानी कि 3 से काटेंगे, अगर 3 से काटने पर तो ये आपका 20 संबंध 12 संबंध 15, ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए 94 कह रहा है कि एक निश्चित कोड में निम्नलिखित अक्षर अंकगणितीय संक्रियाओं को दर्शाते हैं। बी का अर्थ है भाग, डी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है जोड़ और के का अर्थ है घटाव। तो अब इस जानकारी का उपयोग करके व्यंजक का आपको मूल्यांकन करना है। तो ये व्यंजक आपका दिया हुआ है ये, तो यहाँ 94 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी -39 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 100 का भाग करेंगे। देखिए 100 का भाग, 100 का हम करेंगे यहाँ पे भाग, 5 का करेंगे हम प्लस 28, माइनस करेंगे आपका 29, गुणे करेंगे 30। अब बोर्डमास का नियम इसमें भी सेम वही बोर्डमास का नियम इसमें भी लगेगा। अब इसमें जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 28 माइनस 87 बराबर ये हो जाएगा आपका 48 माइनस 87 बराबर हो जाएगा आपका माइनस में 39। ऑप्शन नंबर सी -39 करेक्ट हो जाएगा। आगे 95 कह रहा है निम्नलिखित सादृश्य में पहले अक्षर समूह पर एक विशिष्ट अक्षर पैटर्न या परिवर्तन लागू करके दूसरा अक्षर समूह बनाया जाता है। लुप्त अक्षर समूह ज्ञात करने के लिए तीसरे अक्षर समूह पर भी यही पैटर्न लागू कीजिए। तो यहाँ जो रीजनिंग का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे लेटर एनालॉजी आपका प्रयोग होगा। यहाँ पे आपका जैसे कैंडिड के अर्थ, कैंडिड जो लिखा हुआ है ना, कैंडिड, ये कैंडिड, तो कैंडिड के अक्षर विपरीत है, सी का एक्स, ए का जेड, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो सी का एक्स लिखा है, ए का जेड लिखा है, एन का यम लिखा है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, तो इसमें केयरफुल का विपरीत जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी, ये यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 96 कह रहा है कि एक दुकानदार ब्लेडर 25% लाभ पर 1,000 रुपये में और दूसरा ब्लेडर 20% हानि पर 1,200 में बेचता है, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो 96 नंबर के प्रश्न में आपका 4.35% आपका क्या हो जाएगा, हानि होगा। ऑप्शन और आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सब पहला जो ब्लेडर है उसमें उसका सेलिंग प्राइस जो है वो आपका 1,000 है, अब प्रॉफिट हो रहा है 25%, तो इसका सीपी कितना निकल जाएगा, इसका सीपी निकल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1,000 बटे में आपका आ जाएगा 1.25% बराबर ये हो जाएगा आपका 800। अब दूसरा ब्लेडर जो है उसमें आपका एसपी जो है 1,200 लॉस पे, यानी कि 20%, सीपी बराबर हो जाएगा आपका, इसमें सीपी बराबर हो जाएगा आपका 1,200 बटे में हो जाएगा आपका 0.80, क्योंकि 20% इसमें घाटे में कर रहा था, तो बराबर हो जाएगा आपका 1,500। अब जो है सीपी बराबर 2,300,
कुल सीपी हो जाएगा आपका 2300 और कुल एसपी हो जाएगा आपका 2200। तो यहाँ पे आपका हानि जो है वो 100 रुपये का हो रहा है और हानि को परसेंटेज में जब निकालेंगे तो ये आपका 4.35% हानि में आ जाएगा। आगे 97 कह रहा है 97 कि 22,807 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इसका शेषफल होगा आपका 7। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ये उन्होंने किया हुआ है, ये भाग 12 से 12,870 में 22,870 में भाग 22,807 भाग दिया है, तो ये इनका आया है आपका यहाँ पे 7 क्या है ये बच जाएगा। आगे 98 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया कि भावना भुवन से दोगुनी कुशलता के लिए जानी जाती है। जब भावना अकेले कोई काम हाथ में लेती है तो वह उसे 25 दिनों में पूरा करती है। यदि भावना और भुवन दोनों मिलकर काम करें और अपनी अपनी मेहनत से उस काम को पूरा करें तो कितने दिन लगेंगे। तो ये हो जाएगा, आप जब इसको हल करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यानी कि 16 संबंधे 2/3, 16 सही 2/3 दिन, क्योंकि भावना की क्षमता भुवन से दोगुनी है। यदि भावना 25 दिन लेती है तो भुवन 50 दिन लेगा। तो दोनों को मिलकर के ये हो जाएगा आपका 1/25 धन 1/50 बराबर हो जाएगा आपका 3/50 के। तो अब कुल दिन जो निकल जाएगा वो हो जाएगा आपका 50/3, उल्टा कर देंगे 50/3 बराबर ये हो जाएगा आपका 16 संबंधे 16 सही 2/3। आगे 99 कह रहा था कि उस आरेख का चयन कीजिए जो इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल फोन और लैपटॉप के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरीके से दर्शा रहा है। तो एक बड़े गोले के अंदर दो अलग अलग छोटे गोले, ऑप्शन एक बड़े गोले के अंदर दो छोटे छोटे अलग अलग गोले, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 100 कह रहा है कि आरेख में समचतुर्भुज उन लोगों को दर्शाता है जिन्हें रसायन विज्ञान पसंद है, आयत उन लोगों को दर्शाता है जिन्हें भौतिकी पसंद है, त्रिभुज उन लोगों को दर्शाता है जिन्हें सामाजिक अध्ययन विषय पसंद है, और वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जिन्हें गणित पसंद है। तो अब ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है। अब इसमें जो है आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा अक्षर उन लोगों को दर्शाता है जो केवल भौतिकी पसंद करते हैं, कोई अन्य विषय नहीं। तो जो अक्षर केवल भौतिकी यानी कि आयत में है और किसी अन्य आकृति को नहीं छूता है वो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी यानी कि बी, यही जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 101 कह रहा है कि √15 बराबर 3.87 और √150 बराबर 12.24 दिया गया है। तो √15 प्लस √1500 प्लस √0.015 का सन्निकट मान ज्ञात करिए। तो 101 में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये 43, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका ये आएगा 42.6924, यानी कि लगभग आपका ये 43 हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 102 हो जाएगा आपका। मीना ने 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर 40,000 उधार दिए, कुछ वर्षों के बाद उसे कुल 50,000 रुपये प्राप्त हुए। मीना के द्वारा अर्जित ब्याज और ऋण की अवधि ज्ञात करिए। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 10,000 रुपया और 6.25 वर्ष, क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्याज 50,000 में से 40,000 घटा देंगे तो बचेगा आपका 10,000। अब समय जो है 10,000 गुणे 100/4000, 40,000 गुणे 4, बहुत सिंपल है दोस्तों। हाँ ये है क्या हुआ तो है सॉल्व। देखिए यहाँ पे ब्याज आपका 50 में से 40,000 घटा देंगे तो ये बचेगा आपको कितना, 10,000 ब्याज भी आएगा। और अब समय जब निकालेंगे तो समय बराबर ये आपका हो जाएगा, समय बराबर 10,000 गुणे 100 बटे में आपका आ जाएगा आपका 40,000 गुणे 4, और जब काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100/16 ए, ठीक है 100/16 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा 100/16, तो ये हो जाएगा आपका 6.25 वर्ष। यही आपका कहाँ गया, ये करेक्ट हो जाएगा।
आगे 103 103 कह रहा था कि निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। मार्च से मई तक 2024 में मोबाइल फोन की बिक्री हजारों में दी गई है कि सैमसंग का मोबाइल मार्च में 87, अप्रैल में 81 और मई में 95 बिका। इसी तरह एप्पल, जियोमी और ओप्पो। तो अप्रैल में एप्पल और ओप्पो की संयुक्त कुल बिक्री कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 153। बहुत सिंपल है, इसको हल कर देंगे, सॉल्व जोड़ देंगे। अप्रैल में 95 प्लस ओप्पो 58 यानी कि 153 जो है वो टोटल आपका करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल में कितना है? 95। अप्रैल में 95 और ओप्पो जो है कितना है? 58। दोनों को जोड़ दीजिए, वही आपका 153 करेक्ट हो जाएगा। आगे 104 कह रहा है कि 75,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करिए। बहुत सिंपल है दोस्तों, 12 रुपये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 1 साल के लिए वार्षिक जो है वो CI 8% है और अर्धवार्षिक बराबर कितना हो जाएगा? 4% की साइकिल, यानी कि 4% की 2 साइकिल, यानी कि अंतर का सीधा फार्मूला जो है आपका क्या हो जाएगा? PR/100 का स्क्वायर, जहां R जो है वो अर्धवार्षिक दर है। तो 7500 गुणे 0.04 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका 7500 गुणे 0.0016 बराबर ये आपका आ जाएगा 12 रुपया। ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे 105 कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करिए। लुप्त पद आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, तो यहाँ लुप्त पद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी n@r, क्योंकि यहाँ पे पहला अक्षर इसमें पहले अक्षर में +3, फिर ई में +4, +5, +n में 6 होते हैं, 3, 4, 5, 6। तो दूसरा अक्षर जो है आपका क्या हो जाएगा? C+4 +G +5 +6 +R +7। तो इसको जब जोड़ेंगे तो आपको ये n@r बनेगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 106 कह रहा था कि ए और बी मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए जो है वो 6,000 रुपये, बी 9,000 रुपये निवेश करता है। 1 वर्ष के अंत में उन्हें कुल 7500 रुपये का लाभ होता है। लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात करिए। तो इसका हिस्सा हो जाएगा आपका 3,000 रुपया, ऑप्शन नंबर आपका बी, क्योंकि पूंजी का अनुपात ए संबंधे बी, पूंजी का अनुपात ए संबंधे बी, यानी कि क्या हो जाएगा आपका ए संबंधे बी बराबर 6,000 संबंधे 9,000 बराबर ये हो जाएगा आपका 2 संबंधे 3। तो अब ए का हिस्सा हो जाएगा, ए का हिस्सा हो जाएगा आपका 7500 गुणे 2/3, यानी कि आपको कितना हो जाएगा? काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 × 5 = 25, 75, 25 दूनी 2500 गुणे 2, ठीक, 3,000 रुपये दोस्तों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 107 कह रहा था कि दिए गए आरेख में 3 समूहों को विभिन्न आकृतियों के द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ पे 107 नंबर के प्रश्न में पहला कह रहा है कि भारतीयों के लिए वर्ग, दूसरा अमेरिकियों के लिए त्रिभुज और तीसरा रूसियों के लिए खटभुज। ये पूरा चित्र दिया गया है। अब इसमें कितने लोग भारतीय और अमेरिकी दोनों समूह से संबंधित है, लेकिन रूसी समूह से नहीं है। तो यहाँ पे अब आपका 107 नंबर के इस प्रश्न में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 107 में करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 3, क्योंकि वर्ग जो है वो भारतीय और त्रिभुज अमेरिकी के अंदर है, लेकिन खटभुज रूसी के बाहर हो तो वह संख्या आपका कौन सा है? 3 है। आगे 108 कह रहा था कि ए 20 से 36% अधिक कुशल है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं तो बी अकेले कितना समय लेगा? तो यहाँ 108 में आपका बी करेक्ट हो जाएगा 18.88 दिन,
क्योंकि देखिए यदि बी की क्षमता 100 है तो ए की क्षमता क्या हो जाएगी 136 होगी, तो कुल क्षमता जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा आपका 236। अब कुल कार्य हम जोड़ेंगे तो 236 गुणे हो जाएगा 8 बराबर ये हो जाएगा आपका 1888 यूनिट के। अब बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा तो 1888 बटे कर देंगे, भाग दे देंगे 100 से, तो ये आपका 18.88 दिन यहाँ पे आ जाएगा आंसर। 109 कह रहा है कि एक छात्र के अंक गलती से 72 के बजाय 92 दर्ज कर दिए गए, इसी कारण कक्षा के औसत अंकों में 1% की वृद्धि हो गई, कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करिए। तो यहाँ पे अब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे 20, क्योंकि 72 की जगह 92 लिखने से कुल 20 अंकों की वृद्धि हुई है, तो औसत 1 अंक बढ़ा, इसका मतलब छात्रों की संख्या 20/1 बराबर 20 थी। आगे 110 का है कि दो संख्याओं का गुणनफल 5040 है, यदि उनका लघुत्तम समवर्तक एलसीएम 420 है तो उनके लघुत्तम समवर्तक एलसीएम और महत्तम एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करिए। तो इसका अनुपात हो जाएगा आपका 35:1, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सिंपल है, आप सीधे जो है 5040 बटे हो जाएगा आपका 420 एचसीएफ बराबर, ये हो जाएगा, जिसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12। तो वहीं अनुपात जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा अनुपात बराबर 420 संबंधे 12 बराबर ये आपका आ जाएगा 35 संबंधे 1। आगे 111 कह रहा है कि किसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 90 रुपया है, उसी धनराशि पर आधे समय के लिए दोगुनी वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित कुल राशि ज्ञात करिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 840 रुपया। 2 साल का ब्याज 90 है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 45, तो मूलधन क्या हो जाएगा 45 बटे हो जाएगा आपका 0.06, जब भाग देंगे तो ये 750 रुपया आपका निकल करके आएगा। और उसके बाद आधे समय यानी कि 1 वर्ष और दोगुनी दर 12% पर ब्याज कितना हो जाएगा 90 रुपया, तो कुल राशि कितना हो जाएगा आपका 750 प्लस में हो जाएगा आपका 90 बराबर ये हो जाएगा आपका कितना 840। आगे 112 कह रहा है कि डेवलपमेंट शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो नहीं बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए MOULD, क्योंकि इसमें यू अक्षर नहीं है। आगे 113 कह रहा है कि एक कारखाने में 3 मशीनें अपना चक्र पूरा होने के बाद बीप की आवाज़ करती हैं। मशीन ए हर 18 सेकंड में बीप करती है, मशीन बी हर 30 सेकंड में बीप करती है और मशीन सी हर 45 सेकंड में बीप करती है। यदि ये सुबह 8 बजे से एक साथ बीप करती हैं तो अगली बार वे सभी एक साथ कब बीप करेंगी? तो ये बीप करने का जो समय है ना उनका वो 8:01 पे होगा, क्योंकि 18, 30 और 45 सेकंड का एलसीएम 90 सेकंड होता है, तो 1 मिनट 30 सेकंड होगा आपका। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसमें एलसीएम निकाल देना है आपका, निकल जाएगा आंसर। 18, 30 और 45 का एलसीएम निकाल दीजिए तो ये 90 आएगा, 90 सेकंड, तो 90 सेकंड को हम मिनट बदलेंगे तो कितना होगा 1 मिनट 30 सेकंड। आगे 114 निम्नलिखित व्यंजक का सरलीकरण, ये व्यंजक दिया हुआ है, इसका सरलीकरण करना है, सिंप्लीफिकेशन। तो ये सरलीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 13 यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। 115 कह रहा है कि x + y बराबर 20 है, x y बराबर 51 दिया गया है, तो x और y के मान ज्ञात करिए। तो अलजेब्रा में जो है इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 17 और 3, क्योंकि यहाँ पे आपका 17 + 3 कर देंगे तो 20 और 17 गुणे 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 51, तो 17 और 3 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 116 कह रहा है कि एक धातु की शीट आयताकार है जिसके आयाम 148 मीटर गुणे 136 मीटर है, इसके प्रत्येक कोने से एक वर्ग काटकर उसे एक खुला बक्सा बनाया गया है। यदि वर्ग की लंबाई 6 मीटर है तो बक्से का आयतन घन मीटर में क्या होगा? तो यहाँ 116 नंबर के प्रश्न, ये मेंसुरेशन का सवाल है,
तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है कोने से 6 मीटर काटने पर बक्से की जो लंबाई बनेगी वो बन रही है कितनी, 148 माइनस कर देंगे 12, माइनस कर देंगे कितना, 148 माइनस 12 बराबर कितना बन रहा है ये, 136। और चौड़ाई कर देंगे 136, चौड़ाई हो जाएगा आपका 136 माइनस 12 बराबर ये हो जाएगा आपको 124। तो अब ऊंचाई हो जाएगा आपका 6, तो आयतन क्या हो जाएगा इसका, आयतन हो जाएगा आपका 136, वॉल्यूम आयतन हो जाएगा 136 गुणे 124 गुणे हो जाएगा आपका 6 बराबर ये हो जाएगा 1,01,184 घन मीटर। 117 कह रहा है कि सैयद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठा है, वह 135 डिग्री वामावर्त, फिर 225 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 90 डिग्री वामावर्त और अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा, तो उसका जो मुख है ना वो दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा, क्योंकि वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो -135 और -90, तो माइनस माइनस जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो -225 डिग्री हो जाएगा। और दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज यानी कि +225 डिग्री और +45 डिग्री, तो ये 270 डिग्री हो जाएगा। तो कुल घुमाव जो हो जाएगा वो 270 में से हम घटा देंगे, 270 माइनस 225 बराबर ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री दक्षिणावर्त। तो दक्षिण से 45 डिग्री दाएं मुड़ने पर क्या पड़ता है, दक्षिण पश्चिम दिशा आएगा। आगे 118 कह रहा है कि दिए गए आरेख का अवलोकन कीजिए, ये आरेख आपका दिया हुआ है। अब इसमें कौन सी संख्या उन भारतीयों को दर्शाती है जो लंबे और गोरे दोनों हैं, तो चित्र के हिसाब से आपका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, लंबे और गोरे। देखिए वह संख्या जो भारतीय लंबे और गोरे तीनों आकृतियों के कॉमन हिस्से में वो कौन सा अंक है, 7 है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 119 कह रहा था कि जीतेश 70 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 35 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर मुड़कर 20 मीटर चलता है। जीतेश अपने प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में होगा, तो वो होगा आपका उत्तर पश्चिम में। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जीतेश कुल 110 मीटर पश्चिम यानी कि 70 + 40 और 55 मीटर उत्तर यानी कि 35 + 20 गया है, तो वह किस दिशा में होगा, उत्तर पश्चिम दिशा में होगा। 120 कह रहा है कि एक परीक्षा में छात्र बी ने ए से 20% कम अंक प्राप्त किए, यदि बी ने 72 अंक प्राप्त किए तो ए ने बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे 20% आपका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। आगे अब दोस्तों नेक्स्ट अगला पार्ट है आपका सेक्शन 4 चौथा भाग, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा यानी मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पे अब आपका 121 नंबर पे आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है सेक्शन 4 में कि 6 दोस्त ए बी सी डी ई और एफ एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। दिए गए संकेतों को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला है कि बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, डी ए और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी ई के बाईं ओर बैठा है, एफ डी के बगल में नहीं बैठा है, ए के ठीक दाईं ओर कौन बैठेगा। तो यहाँ 121 में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये एफ। क्योंकि मान लीजिए कि 6 स्थान है, ए को सबसे नीचे स्थित यानी 1 पर बैठाए हैं, क्योंकि सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं तो दायां भाग यानी कि वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज होगा। दूसरा जो है बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है तो बी स्थिति 3 पर होगा, डी ए या बी का पड़ोसी नहीं है तो इसलिए डी स्थिति 2, 6 या 4 पर नहीं हो सकता है, डी केवल स्थिति 5 पर ही बैठेगा। तो ये पांचों को जब हल करेंगे चारों को, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन नंबर एफ जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 122, दी गई व्यवस्था का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये व्यवस्था दी गई है भाई, अब इस व्यवस्था का अध्ययन करना है आपको। और इसमें दी गई व्यवस्था में प्रतीक परसेंटेज के दाईं ओर से 8वें तत्व के बाईं ओर से तीसरा तत्व कौन सा होगा।
तो इसका जो तत्व होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये वाला। ठीक है, आगे 123 है कि एक निश्चित कोड में a बराबर 2, b बराबर 4, c बराबर 6, z बराबर 52, तो फ्लावर शब्द के अक्षरों का कुल मान क्या होगा। तो यहाँ जो है 158 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्थानों का योग हो रहा है। यफ हमेशा 6 नंबर पे आता है अंग्रेजी में, यल 12 नंबर पे आएगा, ओ 15 पे आएगा, डब्ल्यू 23 पर और ई 5 पर और आर 18 पर। तो कुल स्थानों का योग कर लेंगे, यानी कि 6 + 12 + 15 + 23 + 5 + 18, तो ये हो जाएगा आपका 79। अब 79 गुणे हम कर देंगे 2, तो ये आ जाएगा 158। यही आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 124 कि यदि C5F का कोड A3D है तो उसी पैटर्न का पालन करते हुए E7Z का कोड क्या होगा। तो इसका कोड हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, C5F, क्योंकि पैटर्न में प्रत्येक पद से -2 किया गया है, यानी कि C में 3 - 2 बराबर A, फिर 5 में से 2 घटाएंगे 3, तो F बराबर 6 - 2, D बराबर 4। तो ये पूरा घटाने वाला क्रम है, सब में जो है 2 माइनस किया गया है। तो यहाँ पे आपका उसी हिसाब से A C5F यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 125 करें कि यदि यस का अर्थ है प्लस और हैश का अर्थ है भाग, तो इस प्रकार से इस संख्या में #5 का मान क्या होगा। तो यहाँ 125 में आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 30,584, क्योंकि चिन्ह बदलने पर समीकरण बनेगा, जो चिन्ह बदलने पर समीकरण जो बनेगा वो बनेगा आपका 74,574 + 78,346 भागा 5। तो इसमें जब योगफल से भाग दे देंगे तो ये आपका हो जाएगा आपका 1,52,920 भागा हो जाएगा आपका 5 से भाग देंगे तो आपका 30,584 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 126 कह रहा है कि एक कॉस्मेटिक कंपनी 5 अलग अलग उत्पाद बनाती है। 2022 और 23 के दौरान इन 5 उत्पादों की बिक्री लाख पैकेट में नीचे दी गई तालिका में दिया गया है। यहाँ पे ये सामान दिया गया है। अब 2023 में किस उत्पाद की बिक्री 2022 की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। तो यहाँ कंडीशनर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। कंडीशनर जो है ये सबसे ज़्यादा यही जो है वो 2022 की तुलना में 23 में वृद्धि हुआ है। आगे 127 कह रहा है कि दी गई संख्या रोमन श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करिए। यहाँ पे रोमन श्रृंखला में लुप्त पद यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ जो है लुप्त पद हो जाएगा आपका LV, ऑप्शन नंबर आपका बी, क्योंकि संख्याओं में या श्रृंखला 100 को हम C लिखते हैं, 100 को हम C लिखते हैं, 90 को हम क्या लिखते हैं XC, 75 को हम क्या लिखते हैं LXXV। तो यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है 100, 90, 75। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -10, -15, -20 और -25, यानी कि 5 का अंतर आ रहा है। तो 75 - 20 बराबर ये हो जाएगा 55, और 55 को रोमन अंक में लिखते हैं LV। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 128 कह रहा है कि दी गई तालिका में एक कंपनी की 5 अलग अलग शाखाओं में C1 से C5 द्वारा 2 वर्षों 2024 और 25 में की गई बिक्री लाखों में दिखाई गई है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए डेटा का उपयोग करिए। यह डेटा आपका दिया गया है। अब इसमें शाखा C4 की 2 वर्षों में औसत बिक्री लाखों में कितनी होगी। तो लाखों में जो बिक्री होगी ना इसकी, वो हो जाएगी आपका 98। कैसे, देखिए तालिका के अनुसार C4 की जो बिक्री है ना, C4 की जो बिक्री है
वह 2024 में कितना है, 96 है, और 2025 में 100 है। तो यहाँ 96 प्लस 100 बटे हो जाएगा 2 बराबर ये आ जाएगा 196 बटे 2 बराबर 98 लाख। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे, यदि त्रिभुज त्रिभुज है, वृत्त है और आयत है, इसको ऊर्ध्वाधर रूप से प्रतिबिंबित किया जाए तो कौन सा विकल्प सही छवि बनेगा। तो ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल दर्पण रखा जाता है तो बायां हिस्सा दायां हो जाता है और दायां बायां हो जाएगा। तो मूल आकृति में त्रिभुज बाईं ओर और वृत्त दाईं ओर, और ये दर्पण में पलट कर वृत्त बाईं ओर और त्रिभुज दाहिने ओर बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये वाला। आगे 130 कह रहा है कि निम्नलिखित सादृश्य में संख्याओं के पहले जोड़े के बीच का संबंध दूसरे जोड़े के बीच के संबंध के समान है। दिए गए विकल्पों में से वह सही उत्तर चुनिए जो सादृश्य को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ 130 में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 136। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए n स्क्वायर बराबर, बहुत सिंपल, ये देखिए लगाया भी गया है, ये लगाए हैं कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। n स्क्वायर बराबर इसका सूत्र होता है 100, सॉरी n स्क्वायर प्लस 100। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64, तो 64 धन 100 बराबर हो जाएगा 164। अब उसी प्रकार 6 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 36, तो 36 और प्लस 100 बराबर हो जाएगा आपका 136। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 131 कह रहा है कि एक निश्चित कोड में बोल्ड को YLOW, रॉयल को ILBZ और सिल्वर को कैसे कोड किया जाएगा। तो इसमें कोड करने के लिए वही आपको पता होना चाहिए कि A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, यानी कि आपको श्रृंखला याद रहनी चाहिए। देखिए यहाँ विपरीत अक्षरों के अपोजिट लेटर का प्रयोग किया गया, जैसे B का उल्टा, मतलब B का पीछे से Y होता है, O का पीछे से L होगा। तो सिल्वर के विपरीत अक्षर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये वाला, ये HREOVI। आगे 132, दिए गए सादृश्य को पूरा करने वाले सही विकल्प का चयन करिए। नोट, पहला अक्षर संख्या समूह दूसरे अक्षर संख्या समूह से किसी निश्चित तरीके से संबंधित है, इस संबंध को पहचानिए और चौथे अक्षर संख्या समूह को ज्ञात करने के लिए तीसरे अक्षर संख्या समूह पर समान पैटर्न लागू करिए। तो ये पूरा पैटर्न दिया गया है, अब इसी पैटर्न को यहाँ पे आपको लागू करना है। तो इस पैटर्न के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है ये L18, N20, P22 और R24 करेक्ट होगा। क्योंकि देखिए यहाँ अक्षरों में सब में +2 की वृद्धि हो रही है, तो F के बाद H आ रहा है, और अंकों में जो है वो +4 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे जो है आपका बी में जो है ये पूरा सटीक आपका वो बैठ रहा है। आगे 133 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस युग्म को चुनिए जो दिए गए युग्म के समान संबंध दर्शाता है। तो यहाँ पे आपका पुर्तगाल जो लिखा गया वो इस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पे इंडिया कैसे लिखा जाएगा, सॉरी, तो इस विकल्प के हिसाब से आपका यही करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, इंडिया JPGMF। क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न लगा है ना वो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 का है। जैसे कि I 1 नंबर पे +1 बराबर J, N में +2 करेंगे P आएगा, D में +3 करेंगे G आएगा, I में +4 करेंगे M आएगा। तो यह इंडिया वाले विकल्प पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। आगे 134, एक निश्चित भाषा में यदि पीकॉक को हम 165 13 15 3 11 के रूप में कोडित किया जाता है, तो डायनासोर को हम इस तरीके से के रूप में कोडित किया जाता है, तो स्कॉर्पियन को हम के लिए कोड क्या होगा, कोड होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये कैसे होगा, देखिए अक्षरों को सीधे उनके अंग्रेजी वर्णमाला के स्थान के मान से लिया गया, यानी कि P 16 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है, P 16 नंबर पे आएगा, E 5 नंबर पे आएगा, A 1 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, O आपका 15 नंबर पे आता है।
तो ये सीधे उनके मान से लिया गया है। तो उसी प्रकार जब मान से हम इसको लिखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पीकॉक में भी। सॉरी, स्कॉर्पियन यानी एस आता है आपका 19 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, ओ आता है आपका यहाँ पे 15 नंबर पे। तो उसी प्रकार से लिखना है आपको। 135 कह रहा था कि एक पंक्ति में माइकल का स्थान बाएं से 411, दाएं से 509 है, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करिए। तो यहाँ 919 ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। देखिए ये जोड़ 411 और 509 जोड़ दीजिए, प्लस माइनस 1 कर दीजिए। तो यहाँ पे 411 प्लस 509 माइनस 1 बराबर 920 माइनस 1 बराबर 919, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 136, लिहान एक बिंदु से चलना शुरू करता है। पहले वो 10 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है, फिर 7 मीटर चलता है, उसके बाद फिर से दाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। लिहान के अंतिम स्थान और उसके प्रारंभिक बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है और वह किस दिशा के सम्मुख खड़ा होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही करेक्ट जवाब है, √160 मीटर पूरब की तरफ। देखिए इसमें पूरा जो है किस तरीके से कब मुड़ रहा है ये ध्यान से देखिए, और लास्ट में आपको जो लगा देना है सवाल, वो लगा देना है आपका √12 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 144 प्लस हो जाएगा आपका 16 बराबर हो जाएगा √160 मीटर पूरब, यही आपका आ जाएगा। आगे 137 137, दिया गया संबंध इस प्रकार कूटबद्ध किया गया। ए स्टार बी का मतलब है बी ए की पत्नी है, ए धन बी का अर्थ है ए बी की माँ है। यदि संबंध को प्रिया प्लस रोहन और ऐसे दिखाया गया है, यानी कि स्टार दिव्या लिखा जाए, तो प्रिया दिव्या से किस प्रकार संबंधित होगी। तो यहाँ 137 में सी बिल्कुल सही जवाब, सास जो है हो जाएगी, क्योंकि प्लस का अर्थ है माँ, इसलिए प्रिया जो है वो रोहन की माँ हो जाएगी, और स्टार का अर्थ है पत्नी, इसलिए दिव्या रोहन की पत्नी है। तो अतः प्रिया दिव्या के पति की माँ है, यानी कि सास हो जाएगी। आगे 138 कह रहा है कि दिए गए तालिका में 6 वर्षों में 2019 से 2024 के लिए कंपनियों 1, 2, 3, 4 में पेंसिल की बिक्री को दर्शाया गया। अब वर्ष 2021 में किस कंपनी ने सबसे अधिक पेंसिल बेची है। तो सबसे अधिक पेंसिल बेचा है कंपनी 5 ने, कंपनी 5 ने सबसे अधिक बेचा है 2021 में। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या करेंगे, तालिका में 2021 के जो आंकड़े देखेंगे तो आपके आंकड़ों से ही पता चल जाएगा सबसे ज्यादा जो है वो यही बेचा है। आगे 139 कह रहा था कि एक संख्या में 25% की वृद्धि करने पर वो 450 हो जाती है। मूल संख्या क्या थी। तो मूल संख्या जो है वो आपका 360 था, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखिए मान लीजिए संख्या x है, तो x गुणे हो जाएगा आपका 125% बराबर हो जाएगा आपका 450। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x बराबर 450 गुणे हो जाएगा 100 बटे हो जाएगा आपका 125। जब हल करेंगे तो ये आपका 360 यहाँ पे बच जाएगा, यही आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 140 करके दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। यहाँ पे ये लुप्त संख्या दिया गया है, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ जो है लुप्त संख्या आपका जो है वो 9970 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि यहाँ पे देखिए श्रृंखला जो है वो 1005, 1010, 1005 यानी कि +5 होता जा रहा है, सब में जो है वो +5 होता जा रहा है, +5। तो इसमें श्रृंखला 2 में क्या हो जाएगा 99 90 99 80, तो यहाँ -10 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 99 80 -10 बराबर हो जाएगा आपका 99 70, यही आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 141 कह रहा था कि उस संख्या का चयन कीजिए जो समूह में शामिल नहीं है, प्रत्येक को एक पूर्ण संख्या माने और किसी भी अंक को विभाजित न करें। तो यहाँ 141 में जब देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 8271 बराबर, ऑप्शन नंबर डी 8271। क्योंकि 8270 बराबर 18, क्योंकि अन्य सभी विकल्प जो है वो पूर्ण वर्ग हैं और उनका वर्गमूल आगे दिया गया है, लेकिन या अंकों का योग दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आपका अगर देखा जाए तो
8271 जो है ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 142 कह रहा है कि एक व्यक्ति 7% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 36,600 का निवेश करता है। कुछ वर्षों के बाद उसे कुल 69,906 की धनराशि प्राप्त होती है। उसने कितने वर्षों तक पैसा धन निवेश किया था? तो ये किया था आपका सी 13 वर्ष के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 69,000, यहाँ पे समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया हुआ है आपका कुल ब्याज हो जाएगा, आपका कुल ब्याज बराबर इनका हो जाएगा 69,906 माइनस 36,600 बराबर ये हो जाएगा आपका 33,306 रुपए। अब यहाँ हम इसको जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका गुणे 100/x बराबर ये हो जाएगा आपका 33,306 बट्टे हो जाएगा आपका 36,600 बराबर नहीं गुणे 100/7 कितना 7% के हिसाब से। तो ये हो जाएगा आपका सीधे 33,306 बटे में आपका आ जाएगा 2562 बराबर काटेंगे तो 13 वर्ष का समय आपका यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे 143 कह रहा है कि निम्नलिखित सादृश्य में संख्याओं के पहले युग्म के बीच का संबंध दूसरे युग्म के बीच के संबंध के समान है। दिए गए विकल्पों में से वह सही उत्तर चुनिए जो सादृश्य को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1849 ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या है। यानी कि 16 का स्क्वायर 256 है, तो आपका 43 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1849। आगे 144 का है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में यम से शुरू होकर आखिरी अक्षर जेड तक के सभी अक्षर बड़े अक्षरों में लिखे जाएं जबकि बाकी अक्षर छोटे अक्षर में लिखे जाएं तो शब्द हिमालय कैसे लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के जैसा लिखा जाएगा, क्योंकि HIAL छोटे अक्षरों यानी कि AL की श्रेणी में आते हैं और यम और वाई बड़े अक्षरों यानी कि M से Z की श्रेणी में आते हैं। तो HIMALAY ए आपका हिमालय जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 145 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह सही उत्तर चुनिए जो सादृश्य को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। नोट, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर या उनके अलग अलग अंकों पर की जा सकती है। यहाँ पे आपको 457 का संबंध 23 से दिखाया गया, तो 749 का किससे हो जाएगा? तो 749 का हो जाएगा आपका 59, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 59 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका तार्किक अंकों के ऑपरेशंस लगे हुए हैं। मतलब एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है, पहला अंक गुणे अंतिम अंक माइनस मध्य का अंक। तो 749 के लिए क्या हो जाएगा आपका? 749 के लिए आपका हो जाएगा 7 गुणे 9 माइनस 4 बराबर 63 माइनस 4 बराबर 59। अब 7 से 23 का संबंध जो है वो क्या हो जाएगा? 7 गुणे 3 धन 2 बराबर 23 भी हो सकता है, लेकिन विकल्पों के अनुसार 59 जो है आपका सबसे सटीक होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 146 कह रहा है कि रंजन प्रारंभ में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। वो पहले दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है, फिर वामावर्त दिशा में 225 डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? तो उसका मुंह होगा आपका पूरब दिशा में, ऑप्शन में आपका डी। दक्षिण की ओर उसका मुख करके शुरू हो रहा है, तो कुल जो उसका घुमाव होगा वो 225 डिग्री वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। आगे 147 कह रहा है कि 3 अक्षर के 4 समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 में एक समान गुण है जबकि एक भिन्न है। बिना कोई गणितीय संक्रिया किए उस अक्षर समूह की पहचान की जो इसमें शामिल नहीं है। तो जो नहीं होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए CEI, क्योंकि अन्य सभी समूहों में अक्षरों के बीच जो है +2 का अंतर है, जैसे कि ACEBDFDH, जबकि CEI में C3 E5 और I 9 है।
तो इसमें +2 +4 का अंतर आ रहा है, बाकी सब में जो है वो कितना का अंतर आ रहा था, केवल +2 का अंतर आ रहा था। 148 का रहा था कि इस कथन पर विचार करिए, P बराबर Q, Q से बड़ा है R, R से फिर √ इसमें बराबर और बड़ा है आपका यस, बड़ा है आपका T। तो इस कथन में से कौन सा विकल्प आपका सही होगा? P ग्रेटर देन P इक्वल टू Q ग्रेटर देन R इक्वल ग्रेटर देन S ग्रेटर देन T। तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, R इज लेस देन T। ठीक है, आगे 149 का रहा था कि ईसा एक काम को 21 दिनों में और फरहान 30 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उसी काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी 12.35 दिन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मिलकर काम करने का जो समय होगा ना वो हो जाएगा आपका, मिलकर काम करने का समय A गुणे B बटे हो जाएगा A धन B। तो ये हो जाएगा आपका 21 गुणे 30 बटे हो जाएगा आपका 21 धन 30 बराबर हो जाएगा आपका 630 बटे 51 बराबर में आपका आ जाएगा 12.353। यही आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे 150 का निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो ये व्यंजक दिया हुआ है 7 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 बराबर क्या होगा? तो इसका मान जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 335। बॉडमास के हिसाब से 7 का क्यूब करेंगे तो 343 और 2 का क्यूब करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 7 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा आपका 343, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो समीकरण हो जाएगा आपका 343 धन 4 माइनस 12। अब ये हो जाएगा आपका 347 माइनस 12 बराबर 335। ऑप्शन में आपका डी सही हो जाएगा। आगे 151 कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में 5 बल्लेबाजों P, Q, R, S और T का औसत स्कोर 42 रन था। S ने T से 6 रन ज्यादा बनाए, T ने P से 9 रन कम बनाए, Q ने S और T के कुल स्कोर के बराबर रन बनाए तथा Q और R ने मिलकर 135 रन बनाए। T ने कितने रन बनाए? तो ये रन बनाने की जो श्रृंखला है ना, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 20। ठीक है, आगे 152 कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। तो यहाँ पे लुप्त जो संख्या होगा वो हो जाएगा आपका 318, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 24, 48, 24 है, इसलिए अगला अंतर कितना होगा, 24 का होगा, यानी कि 294 प्लस 24 बराबर 318। यही आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 153 कह रहा था कि किसी निश्चित भाषा में यदि नोटबुक को हम ऐसे लिख रहे हैं, कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में माउंटेन को हम किस प्रकार कोडित करेंगे? तो हम जो कोडित करेंगे वो ऑप्शन नंबर डी के तरह कोडित करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक अक्षर के स्थान में यहाँ पे सब में 3 जोड़ा गया है, यानी कि N, Q, O, R। तो इसमें माउंटेन में M 3 बराबर P, O प्लस 3 बराबर R, U प्लस 3 बराबर X। तो ऐसे ही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 154 करा था कि दिए गए विकल्पों में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करिए, यह मानते हुए कि दर्पण XY रेखा के अनुदिश खड़ी है। तो 154 में आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, बी नहीं होगा, डी होगा ये, हाँ ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 155 कह रहा था कि चूज द सेट फ्रॉम, यानी कि नीचे दिए विकल्पों में से वह समूह चुनिए जिनमें संख्याओं के बीच संबंध दिए गए समूह के समान है। तो ये 256, 13, 652, 144, 9, 144। तो यहाँ पे जो है 155 में आपका बी करेक्ट हो जाएगा,
क्योंकि देखिए यहाँ पे संख्या के अंकों का योग और संख्या का उल्टा क्रम, जैसे कि आपका 256 बराबर का जैसे हुआ था 2 + 5 + 6 = 13 और इसको पलटने पर हो जा रहा है आपका 652। उसी प्रकार 196 को हम करेंगे तो 1 धन 9 धन 6 बराबर हो जाएगा आपका 16 और 16 को जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 691। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 156 कह रहा है कि दिए गए अक्षरांकीय अनुक्रम में अगला पद क्या होगा? A2 C4 F8 J14 O22। तो यहाँ हो जाएगा आपका U32, ऑप्शन नंबर आपका डी। क्योंकि यहाँ जो अंकों का अंतर आ रहा है वो +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे ही अंतर आ रहा है। तो अंकों में अंतर +2 +4 +6 यानी कि दो का अंतर आ रहा है, तो U बराबर आपका 32 यहाँ पे आ जाएगा। 157 कह रहा है कि निम्नलिखित के लिए सही जल छवि यानी कि जल में कैसे दिखाई देगा ये? तो यहाँ जल छवि में क्या होगा, यल का क्षैतिज हिस्सा ऊपर चला जाएगा, यल का क्षैतिज हिस्सा ऊपर चला जाएगा। चार उल्टा हो जाएगा, 9A या 6 जैसा दिखेगा। ठीक है। और 6 9 जैसा दिखेगा। ये आपका इसमें सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है वो सही होगा। 157 में 158 कह रहा था कि नेहा रोहन की बहन है, आर्यन और कियारा रोहन के बच्चे हैं, कुणाल और अनिका नेहा के बच्चे हैं, कियारा सीता की पोती है, अनिका नेहा की बेटी है, अनिका सीता से किस प्रकार संबंधित होगी? तो यहाँ आपका ये पोती या नाती हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि रोहन और नेहा भाई बहन है, कियारा रोहन की बेटी है और सीता की पोती है, अर्थात सीता जो है रोहन और नेहा की माँ है। तो अनिका जो है वो नेहा की बेटी है, क्योंकि नेहा सीता की बेटी है इसलिए अनिका सीता की नातिन या पोती यानी कि ग्रैंड डॉटर होगी। 159 कह रहा है कि 3, 6, 8 और 9 पुनरावृत्ति के बिना का उपयोग करके बनाई गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी छोटी 4 अंकीय संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 6174, ऑप्शन नंबर सी। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा आपका? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा आपका 9863 इस अंक के हिसाब से, और सबसे छोटी संख्या हो जाएगा आपका 3689। तो 9863 में 3689 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6174। यही आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 160 नंबर पे आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है, महिला का पुरुष से क्या संबंध होगा? तो ये हो जाएगा आपका पुत्री के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि पुरुष के पिता का इकलौता पुत्र वह पुरुष स्वयं हुआ, उस महिला को वह अपने पिता के इकलौते पुत्र यानी कि अपनी पुत्री बता रहा है, अतः वह महिला उस पुरुष की पुत्री होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे पुत्री करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने यूपीएसआई का जो परीक्षा आपका हुआ है 14 मार्च सेकेंड शिफ्ट में द्वितीय पाली में, उस परीक्षा में जो सभी 160 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका पूरा सॉल्यूशन वीडियो हमने इसमें दिया है आपको, पूरा सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए उसका आंसर की बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
15 तारीख के सेकंड शिफ्ट की वीडियो को लेकर के मैं जल्द ही आपके साथ आता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।